तो मेरे बेटा आप लोग एक्सरसाइज 3 तक सारे कर चुके हो और डाउट्स पूछ चुके हो। पिछली बार मैंने आप लोगों को कंडक्शन और कन्वेक्शन से रिलेटेड पढ़ाया था। अब जो हमारी एक्सरसाइज 4 है, जो आज का टारगेट है, उस एक्सरसाइज 4 में थर्मल रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, छोटी 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 बहुत सारी थ्योरी है। आज वो सारी कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4 हम लोग आज कंप्लीट करके जाएंगे। अब इसके बाद तुम्हारा होमवर्क शुरू होता है एमसीक्यू का। इस क्रैश वाली शीट में लगभग 180-190 न्यूमेरिकल मैंने दिए हुए हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास 4 दिन का समय नहीं है। मैं आपसे कहूं 20 करके लाओ, पता चला कि, और डाउट्स मैं बताऊंगा, पता चला 20 में से 3 डाउट आए तो 3 डाउट बताते ही बंद थोड़ी करेंगे। तो आप लोगों को होमवर्क ज्यादा मिलेगा। पूरे एक्सरसाइज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। लगभग 65 क्वेश्चन रोज ट्राई करोगे, 3 दिन में हमें खत्म करना है सारे एमसीक्यू को। तो समझ में आ गया बेटा। 65 मैंने इसीलिए पहले बता दिया, पता चला बैच खत्म होने के बाद मैं बताना भूल जाऊं, फिर एक एक को बताते फिरो। 1 से लेकर 65 तक के सारे डाउट्स कल होंगे, जितने भी पूछने हो पूछ लो। अब जल्दी हो गए तो कल जल्दी फ्री हो जाना, नहीं हुए तो देर से फ्री हो जाना, लेकिन कल निपटा करके जाएंगे। अब शुरू होता है बेटा हमारे इसमें थ्योरी का पहले सिलसिला। देखिए बेटा, अच्छा, जिस पॉइंट के बारे में 11th की बहुत जबरदस्त वीडियो बनी हुई है, उसके ऊपर जबरदस्ती यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जिसके बारे में बच्चे कम जानते हैं उस पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, और बाकी शीट से पढ़ लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। यदि कोई पॉइंट अभी मैं डिस्कस ना करूं तो समझ जाना कि वो बहुत ज्यादा इजी है, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, कंपटीशन में बताने लायक नहीं था। फिर भी दिक्कत आ रही है तो पूछोगे किससे? मेरे से ना, तो पूछ लेना। मेरे बेटा पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको बताऊंगा रैट के बारे में ना, चूहा नहीं है। जब किसी बॉडी पर कोई एनर्जी आती है, रेडिएशन आता है। रेडिएशन वास्तव में क्या है? तुमने पिछले साल 12th में एक चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं, बिना मीडियम के चल सकती हैं। जो भी स्पेस में चल सके, बिना मीडियम के चल सके, वही रेडिएशन है। कई लोग सोचते हैं रेडिएशन का मतलब पॉल्यूशन, ये रेडिएशन स्पेस में जो चल सके वो रेडिएशन है। बिना मीडियम के जो ट्रेवल कर सके, तो हीट भी तो ट्रेवल करती है। हीट भी तो बिना मीडियम के आती है। सन से अर्थ तक जब आती है तो मैक्सिमम पोर्शन वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो यदि वैक्यूम में से हीट आती है तो उस समय जिस रूप में आती है वही है रेडिएशन। दरअसल टेक्निकली इसे रेडिएशन की बजाय आप लोग इंफ्रारेड वेव्स बोला करते हो। जब किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसमें कई सारी वेवलेंथ इमिट होती है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट निकलती है, बहुत सारी वेवलेंथ निकलती हैं। तो वो सारी की सारी जो उनमें से कुछ हीट पैदा करती हैं, जो हीट पैदा करने वाली वेव्स हैं वही इंफ्रारेड है। तो खैर, मान लो बेटा इस बॉडी के ऊपर हीट रेडिएट होकर के आ रही है, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में आ रही है। कितनी? Q। उसमें से कुछ हिस्सा इसने रिफ्लेक्ट कर दिया QR, एंड उस एनर्जी का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया QA, और बाकी इसने ट्रांसमिट कर दिया QT। टोटल एनर्जी आई थी QR रिफ्लेक्ट, QA एब्जॉर्ब, QT ट्रांसमिट। तो QR अपॉन Q यानी कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। Absorbed energy upon total energy, it is called absorptance. Absorptance और QT divided by Q यानी कि transmitted energy upon total energy, it is called transmittance. तो reflectance यानी कि reflected energy upon incident energy, absorptance
एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। अच्छा, अब तुम जानते हो QR प्लस QA प्लस QT इज इक्वल टू Q। भाई Q एनर्जी के 3 हिस्से हुए थे, कुछ रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट, लेकिन इन तीनों हिस्सों का सम तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होगा। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी तीनों का सम होगा इंसिडेंट एनर्जी। इसे Q से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो राइट साइड आ जाएगा 1। QR अपॉन Q क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेंस। QA अपॉन Q कहलाता है एब्जॉर्बटेंस। QT अपॉन Q क्या कहलाता है? ट्रांसमिटेंस। तीनों का सम क्या हो गया? 1। तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस का सम होता है 1। समझ में आ गया? तो मेरे बेटा एब्जॉर्बटेंस के ऊपर 2 मिनट और बात करी जाए। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर। अब इसके अंदर आती है कि स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ये तो एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई, एक होती है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। मान लो मैं ये कहूं कि ये पेन अपने ऊपर पड़ने वाली एनर्जी का 1/3 पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहा है। जितनी एनर्जी पड़ रही है 1/3 एब्जॉर्ब हो रही है, बाकी चाहे रिफ्लेक्ट हो या ट्रांसमिट मुझे मतलब नहीं, 1/3 हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्बटेंस हो गया 1/3। लेकिन इसका परफॉर्मेंस हर वेवलेंथ के लिए सेम नहीं होता। किसी वेवलेंथ की इंसिडेंट एनर्जी का 1/3 एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी वेवलेंथ जो आ रही है उसका 1/4 एब्जॉर्ब कर रहा है, तीसरी वेवलेंथ आ रही है, यानी कि हर वेवलेंथ पर अलग फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग निकालते हैं। तो किसी गिवन वेवलेंथ की इंसिडेंट एनर्जी Q लैम्डा, उसी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब्ड एनर्जी QA लैम्डा, ये कहलाती है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बटेंस या फिर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ये अलग अलग वेवलेंथ की क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें इन जनरल बता रहा है भाई टोटल एनर्जी जो इस पे आई थी उसने इतना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसमें से कौन सी वेवलेंथ को कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया ये भी तो पता होना चाहिए। हर वेवलेंथ में अलग फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है। तो यदि मैं कहता हूं कि A1000 एंगस्ट्रॉम इज 1/2, A2000 एंगस्ट्रॉम इज 1/3, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यदि 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आएगी तो हाफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यदि 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आएगी तो 1/3 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ए लैम्डा का मतलब है यदि लैम्डा वेवलेंथ आएगी तो कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड ए लैम्डा। समझ में आ गया? अब मेरे बेटा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। आज के में थ्योरी ज्यादा है, आज के में न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। किरचॉफ्स लॉ मेरे बेटा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। जो जितने अच्छे एब्जॉर्बर हैं हीट के वो उतने ही अच्छे इमिटर बन जाते हैं। लो टेम्परेचर पर जो अच्छा एब्जॉर्बर है, तुम्हें मालूम है हीट अप करने पर या गर्म करने पर चीजें एनर्जी निकालने लगती है। आप एक नाइफ को गर्म करो और गर्म करो और गर्म करो, वो रेड हॉट हो जाता है, उसमें से लाइट निकलने लगती है। आप अंधेरे में ले जाकर के देखो तो उसमें से लाइट निकलती दिखेगी। लाइट निकलना यानी एनर्जी निकलना, दरअसल लाइट तो हमें दिख रही है इसलिए पता चल गई, और भी वेवलेंथ निकलती है। ये वेवलेंथ जो निकलती है इसी से डिसाइड होता है इमिटेंस या इमिसिव पावर। कुछ मटेरियल उतना ही गर्म करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकालने लगते हैं, कुछ मटेरियल उतना ही गर्म करने पर उतने ही टेम्परेचर पे कम एनर्जी निकालने लगते हैं। जो ज्यादा एनर्जी निकालते हैं उसी टेम्परेचर पर वो कहलाते हैं हाई इमिसिव पावर, और जो उसी टेम्परेचर पर कम एनर्जी निकालते हैं वो कहलाते हैं लो इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही है किरचॉफ्स लॉ।
जो मटेरियल जितने अच्छे एब्जॉर्बर हैं वो गर्म करने पर उतने ही अच्छे इमिटर बन जाते हैं। जो पुअर एब्जॉर्बर है वो पुअर इमिटर है। इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा बेटा आयरन का हैंडल और वुडन हैंडल। हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है आयरन हैंडल वुड के कंपैरिजन में। यदि धूप में एक लोहे की रॉड रखे हो, एक लकड़ी की रॉड रखे हो, 2 मिनट बाद जा करके देखोगे तो जो लोहे की रॉड थी बहुत तेज गर्म हो गई, जबकि लकड़ी की रॉड उतनी गर्म नहीं हुई। कारण आयरन इज अ गुड एब्जॉर्बर, उसने हीट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, वुड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए वो बन गया बहुत ज्यादा हाई हॉट। लेकिन अब उल्टा सोचो, आयरन और वुड इन दोनों को बाहर बर्फ पड़ी हुई है, मैं रहता हूं मान लो साइबेरिया में, बर्फ पड़ी हुई है, मैं बाहर जाकर के आयरन और वुड की वही वाली रॉड रखे हो, आधा घंटे बाद जाकर के देखो आयरन को छू भी नहीं पाएंगे, वुड को छू लोगे। क्यों आयरन को छू नहीं पाएंगे? क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी बड़ी तेजी से इमिट कर दी, सराउंडिंग्स को दे दी। और यदि उसने एनर्जी सराउंडिंग को दे दी बहुत तेजी से तो बहुत ठंडा हो गया, इसीलिए वुड आयरन को छूना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा इसने इमिट कर चुका है एनर्जी, जबकि वुड अब भी नॉर्मल है। समझ में आ रहा होगा? बाकी और एग्जांपल नहीं दे रहा है, ये भरे पड़े हैं 11th में, जरूर मैंने भी आपको 20 एग्जांपल पढ़ाए होंगे। ये तो सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद किरचॉफ लॉ में मेन इतना ही रिवाइज कराना था क्रैश के अंदर। मेन अगले पर आते हैं हम, स्टीफन्स लॉ, जिसपे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। स्टीफन ने देखा कि हर बॉडी चाहे वो लो टेम्परेचर पे हो या हाई टेम्परेचर पर अपने आसपास एनर्जी रेडिएट जरूर करती है, चाहे इसका टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। और वो जो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो है सिग्मा, जिसे कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। वैल्यू न्यूमेरिकल के समय बता दूंगा, यदि याद रह जाए तो बोल देता हूं। 5.67 इंटू 10 की पावर -8 SI यूनिट्स में है। तो ये है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हीट एनर्जी को हम Q कह रहे हैं, तो Q/80 इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। कोई पूछे Q क्या है? जो हीट इसने सराउंडिंग्स को दी। A क्या है? सरफेस एरिया। T क्या है? टाइम, जितने टाइम तक ये देता रहा। और ये तो टेम्परेचर है, ये स्टीफन्स कांस्टेंट है, एनर्जी इमिटेड पर। लेकिन ब्लैक बॉडी आप जानते हो दुनिया में बेस्ट एब्जॉर्बर है, अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो रूल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ब्लैक बॉडी इज द बेस्ट इमिटर। हीट अप यदि किया जाए तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा एनर्जी कोई इमिट नहीं कर सकता, वो सबसे बढ़िया इमिटर बन जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो दुनिया में सबसे अच्छी इमिटर है गर्म करी जाए। एक उदाहरण देता हूं, कोल ज्यादा ब्लैक है, आयरन लेस ब्लैक है। देख 100% ब्लैक बॉडी तो कोल भी नहीं है, लेकिन चल कंपैरेटिवली कोल ज्यादा ब्लैक है, आयरन कम ब्लैक है। कहीं पे आग जल रही हो, भट्टी जल रही हो, उसमें कोयला भी डाल दो और आयरन भी डाल दो, थोड़ी देर में कोयले भी लाल हो जाएंगे, सो आयरन भी लाल हो जाएगा। लेकिन कोयला जो है वो ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर था और अब वो गुड इमिटर बन चुका है। आयरन से ज्यादा ब्राइट कोल होगा, क्योंकि कोल गुड एब्जॉर्बर था, इसलिए वो गुड इमिटर बन चुका है। तो ये हमारा यहीं से टर्म आती है इमिसिविटी। इमिसिविटी जिसका सिंबल है E। दुनिया में 2 तरह की बॉडी है, ब्लैक बॉडी और जो ब्लैक नहीं है वो ग्रे बॉडी। ग्रे कोई कलर नहीं है, साइंस की दुनिया में ग्रे का मतलब जो ब्लैक नहीं है वो ग्रे, जो ब्लैक बॉडी नहीं है वो ग्रे बॉडी। ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाला सारा एनर्जी
एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्रे बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर पाती है। समझ गए? अब उल्टा, यदि हीट अप करो तो ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करती है, ग्रे बॉडी उससे कम एनर्जी इमिट करती है, प्रोवाइडेड दोनों सेम टेम्परेचर पर हो। तो इमिसिविटी जो है एनर्जी इमिटेड बाय ग्रे बॉडी, और मैं इसे शॉर्ट में क्यू ग्रे लिख देता हूं, एनर्जी इमिटेड बाय ग्रे बॉडी अपॉन एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी प्रोवाइडेड बोथ आर एट सेम टेम्परेचर। ये तो हो गया फॉर्मूले वाली बात। इसका दरअसल मतलब क्या है? यदि किसी बॉडी की इमिसिविटी हाफ है, इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी से आधी एनर्जी निकालती है यदि सेम टेम्परेचर हो। यदि किसी की इमिसिविटी 1/3 है तो ब्लैक बॉडी से 1/3 एनर्जी इमिट करती है, प्रोवाइडेड ये दोनों सेम टेम्परेचर पर हो। यदि किसी की इमिसिविटी 1/10 है तो वो ब्लैक बॉडी से 1/10 एनर्जी इमिट करती है, प्रोवाइडेड ये दोनों एक ही टेम्परेचर पर हो। इमिसिविटी हमेशा 1 से कम होती है ग्रे बॉडीज की, 1 से कम, क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉडी से ज्यादा एनर्जी निकाल ही नहीं सकता। ब्लैक बॉडी से कम ही निकालेगा, कोई ब्लैक बॉडी से आधी निकालेगा तो इमिसिविटी हाफ, कोई ब्लैक बॉडी से 1/3 निकालेगा तो इमिसिविटी 1/3। तो ये जो फॉर्मूला है स्टीफन लॉ वाला, ये ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला है, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि दिस फॉर्मूला इज फॉर ब्लैक बॉडी। तो जब जवाब आता है, एक क्वेश्चन आता है तो फिर ग्रे बॉडी जो ब्लैक नहीं है उनके लिए क्या फॉर्मूला है? Q/80 इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴। ये E क्या आ गई? इमिसिविटी। भाई ब्लैक बॉडी ने इतनी एनर्जी निकाली, यदि किसी की इमिसिविटी हाफ है तो ब्लैक बॉडी से आधी एनर्जी निकालेगा। ब्लैक बॉडी की एनर्जी इतनी है, ग्रे बॉडी की एनर्जी उससे आधी है। यदि किसी की इमिसिविटी 1/3 है तो वो ब्लैक बॉडी से 1/3 एनर्जी निकालेगा। यदि किसी की इमिसिविटी 1/10 है तो वो ब्लैक बॉडी से 1/10 एनर्जी निकालेगा। और यदि किसी की वेरिएबल में लिख देता हूं, यदि किसी की इमिसिविटी E है तो इतनी एनर्जी निकालेगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये लगाएंगे यदि ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी में इमिसिविटी 1 होती है। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? यदि ब्लैक बॉडी नहीं है। एक बात याद रख लो, जिस क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि बॉडी कैसी है तो समझ जाना ब्लैक की बॉडी लेनी है, यानी यही फॉर्मूला लगाना है। भाई अपनी तरफ से थोड़ी मान लोगे कि गिवन बॉडी की इमिसिविटी हाफ है या 1/3 है या क्या है, या एज्यूम कर लोगे? नहीं ना। तो फिर ब्लैक बॉडी मान करके सॉल्व करो, ये मत सोचो कि उन्होंने तो कहा ही नहीं। आज चश्मा बनवाना ही पड़ेगा, टूटा हुआ है चश्मा। ये पास के देखने वाले को लगाता हूं तो आंखें भारी हो जाती है दूर देखने में। आज करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बेटा समझ में आ गया, इमिसिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कई बार ब्लैक और ग्रे नहीं बोलते, उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज 2/5। समझ गया मैं कि ये ग्रे बॉडी है, क्योंकि यदि ब्लैक होती तो इमिसिविटी 1 होती, यदि ब्लैक बॉडी होती तो इमिसिविटी 1 होती है। यदि इमिसिविटी उन्होंने 1 से अलग कुछ भी दे रखी है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं कि सर ब्लैक बॉडी है या ग्रे बॉडी। भैया ये ग्रे बॉडी है, जिसकी भी 1 नहीं है वो सब ग्रे बॉडी है। अब आता है बेटा इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। उसे तो बहुत ध्यान से सुनना, वो न्यूमेरिकल का टॉपिक तैयार हो रहा है। तो मैंने बताया कि दुनिया में हर बॉडी अपने सराउंडिंग को एनर्जी जरूर देती है, चाहे उसका टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। हर बॉडी। अब मान लो बेटा एक बॉडी का टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, तो ये बॉडी सराउंडिंग को एनर्जी जरूर देगी। कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देगी? तो जवाब है सिग्मा T1⁴। भाई टेम्परेचर T था तो T⁴। इसका टेम्परेचर T1 है तो ये सराउंडिंग को इतना देगा। जिस भी बॉडी में टेम्परेचर है वो अपने टच वाली चीजों को एनर्जी देगा।
लेकिन सराउंडिंग में भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग मीडियम में, तो वो अपने टच वाली चीजों को देगा। तो T1 के टच में यदि T2 है तो T2 के टच में T1 भी है। तो T1 वाले ने बाहर कितनी एनर्जी फेंकी, सिग्मा T1 रेज़ पावर 4, वो गई सराउंडिंग में। सराउंडिंग ने कितनी एनर्जी फेंकी, सिग्मा T2 रेज़ पावर 4, वो गई T2 के सराउंडिंग में। T2 के सराउंड टच में T1 है तो वो T1 पे गई। तो इतनी एनर्जी बाहर गई, इतनी एनर्जी अंदर आ गई, तो दोनों का डिफरेंस ही तो फ्लो हुआ, पावर 4 डिफरेंस ही तो फ्लो होगा। तो यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया हो, ये फॉर्मूला तो तब लगाना जब सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है। यदि सराउंडिंग में कोई मीडियम ही नहीं है तो ये बस बाहर देगा, बाहर से अंदर नहीं आएगी। लेकिन यदि सराउंडिंग में कोई मीडियम है, सराउंडिंग में कोई मीडियम है, तो फिर ये सराउंडिंग को देगा, सराउंडिंग इसको वापस देगा, तब ये डिफरेंस लगेगा। यानी तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिग्मा T1 रेज़ पावर 4 माइनस T2 रेज़ पावर 4। लेकिन फिर वही वाली बात उठती है, ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए है। यदि हमारी बॉडी ब्लैक बॉडी है, अब यदि ब्लैक बॉडी नहीं है, ग्रे बॉडी है, तो उसकी इमिसिविटी से और मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे ज्यादा मैं समझा नहीं रहा, वहां काफी डिटेल में बता दिया, इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि हमें बताया नहीं कि ब्लैक बॉडी है या ग्रे बॉडी है तो ब्लैक मानो, फिर तो ये फॉर्मूला ही लगाना है, फिर तो और कुछ सोचना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया स्टीफन लॉ से रिलेटेड। बस न्यूमेरिकल के लिए इतना जानना काफी हो गया है। अब इसके बाद आता है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मेरे बेटा रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference between the body and the surrounding। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference। यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, तो ये किस रेट से ठंडा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T1 माइनस T2 के। रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। समझ में आ गया? दरअसल मैं अब इस पे बताऊं कि आपको कई बार न्यूमेरिकल आते हैं कि एक बॉडी का, ध्यान से आप सुनना, एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में 10 सेकंड लगे और 70 डिग्री से 60 डिग्री होने में 30 सेकंड लगे। और जितना दोगे उतना समझ में आएगा। तो बताइए सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? देखो शुरू में जब 10 सेकंड के अंदर 10 डिग्री ठंडा हो गया, बाद में 30 सेकंड के अंदर 10 डिग्री ठंडा हुआ। ऐसा क्यों? यहां हाई टेम्परेचर था, 80 से 70 तक आया है, ये 70 से 60 तक आया है, ये लो टेम्परेचर पे था। जब ये हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग तो खैर कांस्टेंट है, जब ये हाई टेम्परेचर पे था तो इसका और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट थी। रेट ऑफ कूलिंग फास्ट का मतलब ये ज्यादा तेजी से हीट निकाल रहा था, ज्यादा तेजी से हीट निकाल रहा था। समझ रहे हो? जबकि अब 70 डिग्री से शुरुआत करके 60 तक आया, तो अब इसका और सराउंडिंग का टेम्परेचर में कम अंतर रह गया। और यदि इसके और सराउंडिंग के टेम्परेचर में कम अंतर रह गया तो इसीलिए इसने कम रेट से हीट निकालनी शुरू करी। और यदि कम रेट से हीट निकालनी शुरू करी, समझ गए, तो ज्यादा समय लगेगा ठंडा होने में। जो तेजी से हीट निकालेगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो धीरे धीरे हीट निकालेगा वो देर में ठंडा होगा। तो ये तेजी से ठंडा हो गया 10 सेकंड में और ये देर से ठंडा हुआ 30 सेकंड में। अब इस न्यूमेरिकल से कैसे हम सॉल्व करें? तो यहाँ दो केस बनाएंगे। पहला, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, बॉडी का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर
क्या 80 मान करके 80 माइनस टी लिख दूं या 70 मान के 70 माइनस टी लिख दूं? यहां पर बॉडी का टेम्परेचर 80 से 70 आ गया, तो ऐसे में हम इसका एवरेज टेम्परेचर 75 मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसका एवरेज टेम्परेचर 75 है और सराउंडिंग का टी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज 75 माइनस टी। इसका टेम्परेचर ना 80 मानना ना 70 मानना, ये आ गया। ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तो Q जो होता है वो mc डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी यानी कि भाई जिसका टेम्परेचर बदल रहा हो, अभी मैंने कई वीडियो में पढ़ाया है तुम्हें, mc डेल्टा टी लगाते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी के समय कांस्टेंट्स को तो छोड़ दिया जाता है, मास और स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 75 माइनस टी। डेल्टा टी यानी इसके टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ, इसके टेम्परेचर में जो बदलाव हुआ है वो 80 से 70 तक का हुआ है, तो 80 माइनस 70 अपॉन टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो के। अब देख फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन फिर अच्छा टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, जिसे अभी बनाने में दिक्कत आई हो फर्स्ट इक्वेशन फिर देख, अब दूसरे पे बनाऊंगा रिवीजन हो जाएगा। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम is directly proportional to temperature difference between the body and the surrounding, ये रिवीजन के लिए बता रहा हूं। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, इसका टेम्परेचर 70 से 60 हो गया, तो एवरेज 65 मान लो कि ये 65 डिग्री था, माइनस टी सराउंडिंग का टेम्परेचर टी था, तो ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, Q अपॉन टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अब Q क्या है, जितनी एनर्जी इसने खोई, कितनी एनर्जी खोई, जब टेम्परेचर बदलता है तो mc डेल्टा टी, और ये बेटा फेज चेंज होती है तो ml। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर बदल रहा है तो यहां लिखूंगा mc डेल्टा टी। अब कई बच्चे कहेंगे m और c कहां गया, प्रोपोर्शनलिटी के निशान में कांस्टेंट्स नहीं लिखते। डेल्टा टी, mc डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर में हुआ बदलाव। अब इसके टेम्परेचर 70 से 60 रह गया, तो 70 माइनस 60 और टाइम इसे 30 सेकंड लगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देना अपने आप, तो के से के कट जाएगा। एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें टी के अलावा कुछ नहीं होगा, आप टी निकाल लेना, यही आपका फाइनल आंसर होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। मतलब इक्वेशन कैसे बनाई जाए उसे वेरिएबल में एक बार और बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं इस पॉइंट को भी। इक्वेशन कैसे बनाई जाए, यदि एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से घट के T2 हो गया, सराउंडिंग का T है, तो मैं कहता हूं इसकी इक्वेशन बनाओ। T टाइम में इसका टेम्परेचर T1 से घट के T2 हो गया, ये सराउंडिंग है, इक्वेशन बताओ। तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा बॉडी और सराउंडिंग का लेते हैं। बॉडी का T1 मानो या T2, तो जवाब है बॉडी का टेम्परेचर ना T1 मानो ना T2 मानो, उनका एवरेज मानो। ये है बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का है T, और दोनों का डिफरेंस ही टेम्परेचर डिफरेंस है। राइट साइड हमेशा ये आएगी। देख यहाँ भी 80 प्लस 70/2 75 लिखा था, यहाँ 70 प्लस 60/2 यानी 65 लिखा था, तो ये राइट साइड आएगी हमेशा। Q होगा mc डेल्टा टी, जिसमें m और c नहीं लिखना है, सिर्फ डेल्टा टी लिखना है। डेल्टा टी है इसका T1 माइनस T2। अब सराउंडिंग को मत लेना। Q क्या है, बॉडी ने कितनी हीट खोई, बॉडी ने कितनी हीट खोई, mc डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, बॉडी के टेम्परेचर में हुआ बदलाव, बॉडी के टेम्परेचर में तो T1 माइनस T2 बदलाव हुआ है, और नीचे है टाइम। यहां पर लगा देना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसे तुम याद रख सकते हो, जब भी इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बना लो। अब इसमें यदि T1 को 80 और T2 को 70 माना जाए, तो 80 माइनस 70 बाई टाइम T 10 सेकंड था, 80 प्लस 70/2 माइनस T तो पता ही नहीं था, K पता नहीं था। जब ये बनाओगे तो 70 माइनस 60/2 तो बाई 30, ये तो लेफ्ट साइड हो जाएगी, राइट साइड में K कांस्टेंट है,
T1 प्लस T2/2 यानी 70 प्लस 60/2 और T पता नहीं। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो कि यदि एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं है तो जब भी कहेंगे एक बॉडी का टेम्परेचर इतने से इतना हो गया इतने टाइम में, धड़ाक से ये क्वेश्चन रख देना, T1 बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, T2 बॉडी का फाइनल टेम्परेचर, स्मॉल t टाइम, कैपिटल T सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में न्यूमेरिकल्स के लिए इतनी जानकारी बहुत है क्रैश पैच में। अब आगे ठीक है बेटा, अब आता है वीन्स लॉ, जिसे कहते हैं डिटेल में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैंने अभी बताया जब किसी बॉडी को हीटअप करते हो तो उसमें से एनर्जी निकलती है, लेकिन उसमें सारी एनर्जी एक ही वेवलेंथ की नहीं होती। पता चला 2 जूल निकल गई 1000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ, 3 जूल एनर्जी निकल गई इतनी वेवलेंथ, 4 जूल निकल गई इतनी वेवलेंथ, तो बहुत सारी वेवलेंथ निकलती है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का जो ग्राफ होता है वो डिटेल में तो मैंने उसमें बता रखा है आप लोगों को 11th में, इस तरह का होता है। यानी इस वेवलेंथ की तो कम एनर्जी निकली, इस वेवलेंथ की ज्यादा एनर्जी निकली, इस वेवलेंथ की मैक्सिमम एनर्जी निकली, इसे बोलते हैं लैम्डा एम। इस वेवलेंथ की कम एनर्जी निकली, इसकी और कम एनर्जी निकली। जिस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है वो लैम्डा एम है। मैं देख आसान शब्दों में इसे समझाऊं, कई बच्चे लैम्डा एम को मैक्सिमम वेवलेंथ समझ लेते हैं। मान लो रफ डाटा दे रहा हूं, ये डाटा जो है सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग हुआ। एक बॉडी को हीटअप किया, उसमें 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकलती हुई मैंने डिटेक्ट करी। मैंने देखा इसमें से 5 तरह के फोटोन निकल रहे हैं, कम एनर्जी वाले, ज्यादा एनर्जी वाले और ज्यादा एनर्जी वाले वगैरह वगैरह फोटॉन्स निकल रहे हैं 5 अलग अलग वेवलेंथ के। 1000 एंगस्ट्रॉम के इतने फोटोन निकले, 2000 के इतने फोटोन निकले, 3000 के इतने फोटोन निकले, 4000 के इतने फोटोन निकले और 5000 के इतने फोटोन निकले। अब यदि मैं कहूं मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी निकली, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो ये वाली है, लेकिन किस वेवलेंथ के सबसे ज्यादा फोटोन निकले वो तो ये वाली 3000 है। जिस वेवलेंथ के सबसे ज्यादा फोटोन निकले, और फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट, यानी इस वेवलेंथ की के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी एनर्जी निकली। जितनी एनर्जी रेडिएट करी उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी 3000 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में है, यही कहलाता है लैम्डा एम। Lambda m is not the maximum wavelength. Lambda m is the wavelength corresponding to which maximum energy is radiated. ये चीज याद रहेगी तो हो जाएगा lambda m। अब उन्होंने देखा कि यदि ये तो लो टेम्परेचर पे ग्राफ था, यदि हम हाई टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं अब ये पीक जो है वो लैम्डा एम को दिखाता है, तो हाई टेम्परेचर पे जो लैम्डा एम होता है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। भाई राइट जाने का मतलब बढ़ना, लेफ्ट का कम। हाई टेम्परेचर पर लैम्डा एम कम हो जाता है, यानी कि इस बॉडी पे लो टेम्परेचर पे ऐसा देखने को मिल रहा था, मैंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया, टेम्परेचर को गर्म कर दिया, तो इसकी तो थोड़े कम हो गए, लेकिन अब इसके बहुत ज्यादा वेव फोटोन निकलने लगे। टेम्परेचर अब ये लैम्डा एम नहीं रहा, अब ये लैम्डा एम हो गया। टेम्परेचर बढ़ते ही 3000 वाले की बजाय 2000 की एनर्जी ज्यादा निकलने लगी। मैं फिर बता रहा हूं, ये डाटा याद करने का नहीं, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि कैसे आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। 2000 एंगस्ट्रॉम की ज्यादा एनर्जी निकलने लगी। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, लैम्डा एम और कम हो जाएगा। यही वीन ने पकड़ा था, इसे बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
उन्होंने बताया था कि लैम्डा एम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो है बी अपॉन टी। बी की वैल्यू न्यूमेरिकल के समय बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी याद रख सको तो 2.898 इंटू 10 की पावर -3 है इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में। लेकिन अभी याद नहीं रहेगी और पेन पेपर लेकर के, तो मुझे पता है तुम बैठे नहीं होंगे, अभी तो वीडियो देखने के हिसाब से बैठे हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे सिंसियरली भी पढ़ने बैठते हैं और कुछ बच्चे तो नींद ही खोलते हैं सुबह सुबह। हमारा इतनी जल्दी मैच होता है, कुछ बच्चे तो ऊँघते हुए आते हैं और पढ़ने के बाद कहते हैं नींद से खुल गई। तो खैर, लैम्डा एम बी अपॉन टी ये कह रहा था वेन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। ये कब लगेगा? जब आपको लैम्डा एम और टी में से एक पता हो, दूसरा निकालना हो। बी तो कांस्टेंट है ये, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल किस पे आते हैं मेनली? स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वेन्स लॉ। ये मेनली न्यूमेरिकल के पॉइंट है। बाकी किर्चॉफ्स लॉ की गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, उन सब पे तो थ्योरेटिकल बनते हैं कि भाई बर्तनों के हैंडल वुड के क्यों बनाए जाते हैं, तो वो आप इस तरह की चीजें जो है वो थ्योरेटिकल में बनती है। तो न्यूमेरिकल के लिए ये 3 है आपके। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में जो बिल्कुल ही सिंपल है, उन्हें तो पहले आप पढ़ के तब डाउट पूछना। जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाने वाले हैं वो मैं करवा रहा हूं, और बाकी सॉल्व कंसेप्चुअल उन्हें करके तो आप डाउट भेज ही दोगे। आपको इतने समय से पढ़ रहे हो, सबको पता है क्या तरीका है। अच्छा, तुम्हें बता ही रखा है 10 से 15% वीडियो जो जूम लाइव की है वो मैं यूट्यूब पर भी ओपन करता रहता हूँ, जिससे यूट्यूब का भी हमारा चैनल चलता रहे। 100% तो नहीं करता, लेकिन 10-15% करता हूँ। आज का वीडियो यदि किसी को रिपीट करना हो तो यूट्यूब पर मैं ओपन करके डालूंगा, कोई पासवर्ड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो जितनी बार चाहो रिवाइज कर लेना। अब एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, कहां गया एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें पहले तो थ्योरेटिकल है, वो आप पढ़ लेना, डाउट जो उसमें हो पूछ लेना। कि जैसे बर्ड्स जो होती है वो पंख क्यों फुला लेती हैं सर्दियों में, आप पता मैं उनसे बैठ कर बताऊं तो 11th में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हिंट देता चल रहा हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक बल्ब है, उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन है, इमिसिविटी 0.3 है, सरफेस एरिया बताइए। देख, जैसे ही उन्होंने इमिसिविटी दी 1 से कम, मैं समझ गया ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये अदर बॉडी है, ग्रे बॉडी। इमिसिविटी 0.3 है और पावर 25 वॉट है, यानी कि एक बल्ब है 25 वॉट का, उसका इतना टेम्परेचर है, उसका एरिया बताओ। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। पता है, इसे याद रखना बड़ा आसान है, 5 6 7 8 5 6 7 8 5.67 इंटू 10 की पावर -8 ऐसा यूनिट में ये है। तो मैंने अभी बताया तो था, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है ई सिग्मा T⁴। स्टीफन्स लॉ में जब बताया था ग्रे बॉडी के लिए, ई दे दिया तो ग्रे है ही है। अच्छा, ये क्या है? एनर्जी, और ये है टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, तो Q अपॉन T को पावर लिख सकते हैं। तो पावर अपॉन एरिया का सीधे फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया है? टी ई पावर और सिग्मा, टी ई पावर और सिग्मा, ए रह गया तो कोई भी निकाल लेगा ए। अगला क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, वो सीधे इसी फॉर्मूले का है। नहीं हो तो मैं तो जिंदा हूं, डाउट में डाल देना कल के। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोल रहा हूं, यदि कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा। अ लिक्विड टेक्स 30 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री। याद आ गया होगा।
and 70 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री। फाइंड रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सेम करवाया था, डिजिट बदली हुई थी, तो आप उसी तरीके से करिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि बॉडी कूल्स इन 10 मिनट्स। बेटा मैं न्यूमेरिकल रटवाने की बजाय कंसेप्ट समझाने पे भरोसा रखता हूँ। अब जब कंसेप्ट बता दिया तो एक बार ट्राई करना बनता है, और ट्राई करने के बाद भी ना आए तो फिर पूछना बनता है, फिर मेरे को बताना मेरा जरूरत है और अधिकार है। दूसरा भी ऐसा ही है कि 60 डिग्री से 40 डिग्री होने में 10 मिनट लगे, अगले 10 मिनट में कितना कूल होगा वो आपको इक्वेशन बनानी बता रखी है, उससे बनाना। छठे क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। उस ग्राफ में मुझे सिर्फ इस पॉइंट की जरूरत थी, यहां लिखा हुआ है 1.5, मुझे माइक्रोमीटर दिख रहा है, आप देख लेना और डिटेल में, चश्मा भी सही नहीं है। तो बस इसका टेम्परेचर पूछ रहे हैं, मेरे को लैम्डा एम दे दिया 1.5 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 लगा देना। टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो अभी तो बताया था फॉर्मूला, लैम्डा एम इक्वल टू बी अपॉन टी। लैम्डा एम देके टी पूछ रहे हैं, बी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं, तो रख देना। क्वेश्चन 7 में डायरेक्ट मून का लैम्डा एम 14.5 माइक्रोन है, टेम्परेचर बताओ, तो ये कर लोगे। ये एक्सरसाइज क्या होती है, एमसीक्यू के लिए बेस तैयार कर रहे हैं, सोचने के तरीके डेवलप कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे सोचना सीखो। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। टू बॉडीज ए एंड बी हैव इमिसिविटीज, पहले की इमिसिविटी जो है 1, ए को 1 कह देता हूं, बी को 2। इमिसिविटी है 0.01 और इसकी इमिसिविटी है 0.081 रेस्पेक्टिवली। आउटर सरफेस एरिया आर सेम, यानी दोनों के एरिया बराबर है। बोथ आर इमिटिंग रेडिएंट पावर एट द सेम रेट। इससे जो पावर निकल रही है और दूसरे से जो पावर निकल रही है वो सेम निकल रही है, सेम रेट से। यदि ए का टेम्परेचर, पहला पार्ट बोल रहा हूं पहले, 5802 केल्विन है, तो दूसरे का टेम्परेचर बताओ। T1 यदि इतना है तो T2 बताओ। मैंने भी जान करके लैम्डा एम वाला पार्ट नहीं पढ़ा, पहला पार्ट स्टीफन्स लॉ पे है और दूसरा वीन्स लॉ पर है। मैंने सिर्फ उतनी लाइनें पढ़ी हैं जिससे मेरा पहला पार्ट हो जाए। मेरे बेटा एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है E सिग्मा T रेज़ पावर 4। ए को यदि मैं राइट ले जाऊं तो Q अपॉन T हो गई एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम है पावर। अब उन्होंने कहा पहले की पावर और दूसरे की पावर सेम रेट पर रेडिएट हो रही है, तो पहले की पावर A1 E1 सिग्मा T1 रेज़ पावर 4, दूसरे की पावर A2 E2 सिग्मा T2 रेज़ पावर 4। A1 और A2 बराबर है, सिग्मा कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसमें E1 E2 पता है, T1 पता है, T2 निकालना है, तो इससे सॉल्व करके T2 निकाल लेंगे आप लोग। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि दोनों से जो लैम्डा एम निकल रहा है, पहले से लैम्डा और दूसरे से लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जो लैम्डा 1 पहले से निकलने वाले लैम्डा एम को कहा है और लैम्डा 2 दूसरे से निकलने वाले लैम्डा एम को कहा है। अच्छा पहले हिसाब लगाए, लैम्डा 1 बड़ा होगा या लैम्डा 2? देखिए जिसका E ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसका E कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। पहले वाले में E की वैल्यू काफी कम है तो पहले का टेम्परेचर ज्यादा है। यदि T1 ज्यादा है तो लैम्डा 1 कम है, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है। लैम्डा 1 कम है, लैम्डा 2 बड़ा है, यानी कि दोनों लैम्डा में कुछ डिफरेंस है। वही डिफरेंस दे रखा है उन्होंने 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बताओ लैम्डा 2 कितना है, मतलब यदि लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इतना है तो लैम्डा 2 कितना है। एक बात यहां तक आ गया
तो मुझे सिर्फ यही दिया हुआ है ना बस, और आधी चीजों की तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे सीधे आ जाएगा। तुमने टेम्परेचर बी का निकाल लिया, यदि बी का टेम्परेचर निकाल लिया तो लैम्डा क्या होता है, बी अपॉन टी। यदि बी का दूसरी बॉडी का टेम्परेचर आ गया, लेकिन अब यहाँ इमिसिविटी का रोल और आ जाता है। वो इमिसिविटी का रोल कैसे, तुम्हारे को टेम्परेचर्स तो पता चली गए, लैम्डा आ गया, तो अब लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी रख के उसमें बी की वैल्यू आपको मालूम है, टी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो लैम्डा निकाल लीजिए। बाकी इससे ज्यादा डिटेल में यदि आप लोग कहोगे तो कल को बता दूंगा, वैसे हिंट इतना काफी है। अब इससे ज्यादा में तो फिर सारी चीजें पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। तो आज का मैंने टारगेट आपको दे दिया है, उसके बाद क्या करना है आपको मैं बताता हूं।